औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज असद अहमद और हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर कॉमर्स आईकॉम पार्ट वन अकाउंटिंग। ठीक है। पहला लेक्चर हम इस चैप्टर का जो है वो डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने अकाउंटिंग और टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में कुछ सीखा। आज का लेक्चर हमें बताएगा कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, और अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन से सिस्टम्स फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन आज के जो है वो लेक्चर का एजेंडा होंगे इंशाल्लाह। छोटा सा लेक्चर रहेगा, तो होप के समझ में बातें आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट लेते हैं डायरेक्टली। अच्छा, एक तो मैं आपको बात क्लियर करता चलूं कि जैसे कि अभी मैं आपको थ्योरी का एक एक पार्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बेसिक्स अभी हमारी बन रहे हैं। ठीक है, तो हम मैं सारी सारी लाइन बाय लाइन चीजें को डिस्कस कर रहा हूँ। आगे चल के मैं बताऊंगा सब कुछ डेफिनेटली। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, तो मैं बताऊंगा सब कुछ, छोड़ूंगा कुछ नहीं। लेकिन मैं रीडिंग ऐसे प्रॉपर नहीं करवा पाऊंगा ड्यू टू टाइम लिमिटेशन, है ना। हमारे पास टाइम लिमिटेशंस होंगी, तो मैं जो हूँ वो सारी की सारी तो नहीं करवा सकता रीडिंग आपको। लेकिन मैं इतना जरूर करूंगा कि बताऊंगा सब कुछ। फिर अगर रीडिंग करते वक्त कोई बात समझ में आपको नहीं आती या कोई पॉइंट ऐसा आपको खटक रहा है, तो फिर आप सवालात कर सकते हैं। ठीक है ना, उसका सवालात का कोई मसला, कोई इशू नहीं है। आप जितने सवाल करेंगे, मैं आपको जैसे ही फ्री हुआ या आपके सवाल मेरी नजर के सामने से गुजरे, मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा। उसका मुझे कोई मसला या कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग से आज हम स्टार्ट लेने वाले हैं। शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है इन सिस्टमेटिक मैनर। सिस्टमेटिक मैनर मतलब एक निजाम है, एक जो है प्रॉपर एक सिस्टम की तरह से ये चलता है। जैसे बुक कीपिंग आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, ये एक से एक नाम ले रहा हूँ कि वो जब भी होता है तो आपको जनरल जनरल बनाना पड़ता है, जनरल लेजर बनाना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, डबल एंट्री। ये थोड़ी बहुत चीजें आपने सुनी होंगी अपनी लाइफ में। हाँ, आप नहीं जानते अभी भी, अगर नहीं जानते हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आगे चल के चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 3 ये सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। इनफैक्ट इस चैप्टर के लास्ट में भी मैं थोड़ा बहुत अकाउंटिंग सिस्टम आपको बताऊंगा कि कैसे चलता है। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि ये बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। सर ये बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है, आपका सवाल होना चाहिए। डेफिनेटली आपका सवाल होना चाहिए कि सर ये बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है। तो इस बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में पूरा सा अलग सा एक लेक्चर है। ठीक है, तो उस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है डेफिनेटली। ठीक है ना। फिल वक्त के लिए आप ये समझ लें कि हर वो चीज, हर वो वाकया, हर वो इवेंट जो बिजनेस के ऊपर असर लेकर आए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। जैसे कि आप कोई चीज खरीदते हो, तो बिजनेस में वो चीज आएगी, लेकिन पैसे जाएंगे, तो बिजनेस के पास असर हुआ। आपने किसी से कोई लोन लिया है, तो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, लेकिन आपको लोन पे भी करना है, तो कर्जा भी बढ़ रहा है। तो हर वो चीज जो बिजनेस को इफेक्ट करेगी, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएगी। और हर बिजनेस ट्रांजेक्शन को बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। इसी का नाम तो अकाउंटिंग था, इसी का नाम तो क्या था, अकाउंटिंग था। कि आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, समराइज कर रहे हो, वगैरह वगैरह, सारी की सारी जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में बातें हम पढ़ चुके थे। दूसरे हम इसका ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं कि ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करके दे देगा और नेट प्रॉफिट जनरेट करके दे देगा। ठीक है, किसका, फर्म का। अच्छा, यहाँ पर फर्म से मुराद कंपनी भी है, यहाँ पर फर्म से मुराद फर्म खुद भी है, और यहाँ पर फर्म से मुराद सोल प्रोप्राइटर भी है। तो सोल प्रोप्राइटर के बारे में आप जानते हैं, अकेला मालिक है, हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी के बारे में भी आप जानते हैं कि मैंने कहा था कि भाई इंटर में हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है, कंपनी क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और कंपनी की हल्की सी अकाउंटिंग है, इंटर क्लास में, ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की चीजें हम यहाँ पर कंपनी की इंटर क्लास में पढ़ लेंगे। सर ये फर्म क्या होती है, वैसे तो ये इंटर क्लास का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा बता दूं। आपने तीसरी जो टाइप पढ़ी थी, वो पढ़ी थी पार्टनरशिप की, ऐसा ही है, पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप के अंदर फॉर एग्जांपल तीन पार्टनर है, एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है, और एक पार्टनर सी है। ये तीनों क्या है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स हैं। अब अलग अलग जब तुम नाम लोगे, तो आप बोलोगे भाई ए पार्टनर पार्टनर है, बी भी एक पार्टनर है, सी भी एक पार्टनर है। लेकिन एक कलेक्टिव अगर नाम दोगे, इन तीनों ने मिलकर जो बिजनेस खोला, फॉर एग्जाम्पल इनके बिजनेस का नाम है एबीसी, एबीसी एंड कंपनी। ठीक है, ये इन्होंने अपने बिजनेस का नाम रखा। तो ये जो पार्टनर्स है ना आपस में, इन सबको जब मिला के आप नाम देते हो, तो आप नाम देते हो फर्म का। क्या नाम देते हो, फर्म का। तो जब पार्टनर्स को मिलाकर कोई अलग से कलेक्टिवली नाम दिया जाए, तो फर्म। जैसे अब पाकिस्तानी टीम की अगर मैं बात करूं, तो टीम एक ऐसा वर्ड है जो कलेक्टिव लोगों के ग्रुप को डिस्क्राइब करता है। पाकिस्तान टीम, जिसमें बाबर आजम एक अलग बंदा है, तो वो एक क्रिकेट प्लेयर है, बैट्समैन के हैसियत से खेल रहा है, और शाहिन शाह अफरीदी है, मोहम्मद आमिर है, तो बॉलर की हैसियत से खेलते हैं। तो ये अलग अलग नाम है, लेकिन जब कलेक्टिवली नाम देते हैं, बोलते हैं पाकिस्तान टीम। तो सेम तरीके से ही पार्टनर्स अलग अलग पार्टनर्स कहलाएंगे, लेकिन कलेक्टिवली अगर आप इनको एक नाम देना चाहते हो, तो वो कहलाता है फर्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फर्म का मतलब कंपनी भी है, यहाँ पर फर्म का मतलब फर्म खुद भी है, और यहाँ पर फर्म का मतलब है सोल प्रोप्राइटर भी है। तो ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ, वापस आ जाते हैं।
तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई अकाउंटिंग का, कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करके दे दे और नेट प्रॉफिट जनरेट करके दे दे। फिल वक्त एक वर्ड यहाँ पर जो कॉमन है, आप उसको सिर्फ ध्यान में रखिएगा, प्रॉफिट। ठीक है सर, ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या है बेटा, बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन अभी अगर बताया तो समझने बात नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये हम आगे के डिस्कशन के लिए छोड़ देते हैं। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का कि हमें प्रॉफिट बताएगा कि हमारे पास इस कंपनी का, इस फर्म का, इस बिजनेस का प्रॉफिट कितना है। तो ये भी कौन बताएगा, अकाउंटिंग बताएगी। अगर अकाउंटिंग होगी की हुई सही तरीके से तो मैं अकाउंटिंग बताएगी कि कितना प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और नेट प्रॉफिट कितना है। तो नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में फर्क है, लेकिन अभी बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम बेसिक्स जनरेट कर रहे हैं ऐसा ऐसा। तो आगे चल के इसको कनेक्ट करवा लूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। भले ही आप इसको अलग से आप एक काम किया करें, रजिस्टर अगर आप मेंटेन कर रहे हैं, जो कि मेरी सजेशन होगी कि मेंटेन लाजमी करो, उसके बिल्कुल लास्ट में आकर जो बातें मैं कह रहा हूँ ना आगे के लिए, आगे पढ़ाऊंगा, वहां पर लिख दिया करो कि ठीक है, जैसे सर ने कहा ग्रोस और नेट के बारे में आगे बताऊंगा, ग्रोस प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, तो आपने लिख लिया। फिर जब मैं आगे चल के वो डिस्कस कर लूं, तो पीछे जाकर उसको टिक का निशान लगा लो, हाँ भाई सर ने डिस्कस कर लिया था इसको। जो टिक रह जाए आप मुझसे पूछ सकते हो, सर आपने कहा था आगे चल के बताऊंगा, कोर्स कंप्लीट हो गया, अभी तक आपने नहीं बताया, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होता, मैं इन्फॉर्मेशन 100% आपको दे दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव, तो नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म। अगेन मैंने कहा फर्म का मतलब यहाँ पर कंपनी भी है, सोल प्रोप्राइटर भी है और खुद फर्म भी है। एट क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बाय द वे ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के बारे में आप लोग नहीं जानते। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि कंपनी के हालात कैसे हैं फाइनेंशियली। फाइनेंशियली का मतलब है पैसों के लिहाज से, कि कंपनी के पैसों के लिहाज से हालात कैसे हैं, कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कंपनी के पास कितनी जो है वो कर्जे हैं, कंपनी के पास खुद का पैसा कितना है। ये फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी कहलाती है। ये पता कैसे चलता है, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो। ये पता कैसे चलता है, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो। तो क्या अभी आपने बैलेंस शीट बनाना सीखी, जवाब है नहीं। क्या मैंने आपको अभी बैलेंस शीट के बारे में कुछ बताया, जवाब है नहीं। तो जब मैंने नहीं बताया तो आपके सर का दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के डिस्कस हो जाएगा कि बैलेंस शीट किसको कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग करोगे, अगर आप अकाउंटिंग करोगे तो बैलेंस शीट आपको जो है वो बताती है कि कंपनी की पोजीशन क्या है। उसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव है कि भाई ये फैसिलिटेट करता है मैनेजमेंट कंट्रोल। मैनेजमेंट को कंट्रोल के लिए फैसिलिटी देता है अकाउंटिंग। एक अकाउंटिंग किया हुआ है बिजनेस का, एक प्रॉपर एक सेटअप चल रहा है, तो आप बिजनेस से देख के बता सकते हैं कि भाई आपको कौन से डिसीजंस लेने चाहिए। जैसे अगर बिजनेस अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है तो इसका मतलब है कि बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर बिजनेस लॉसेस में जा रहा है तो इसका मतलब है या तो पॉलिसीज तब्दील कर लो, या तो फिर क्या करो, बिजनेस को क्लोज कर दो, क्योंकि बिजनेस तो कंटिन्यूसली लॉसेस में जा रहा है। तो ये अकाउंटिंग क्या करती है, मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करती है कंट्रोल लेकर आने के अंदर। उसके बाद टू असेस टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। ये सेल्स टैक्स लाइबिलिटी नहीं है मेरा बच्चा। टैक्स के अंदर दो किस्म के टैक्सेस आप पढ़ते हो, एक डायरेक्ट टैक्स कहलाता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में एक पार्ट होता है सेल्स टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में एक छोटा सा हिस्सा होता है सेल्स टैक्स का भी, ठीक है। सेल्स टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ये तो टैक्सेशन का टॉपिक है, अकाउंटिंग में पढ़ना फजूल है, और अभी आपके लेवल के ऊपर पढ़ाऊंगा तब भी समझ में बात नहीं आएगी। लेकिन सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो आपकी इनकम है, इनकम रहती है, वो कहलाती है आपके पास डायरेक्ट टैक्स। वो आपके पास क्या कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स। एक सेकंड जरा, ओके। थोड़ा सा माइक में इशू आ गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब इशू सॉर्ट आउट हो गया होगा। चलो भाई, तो मैं बता रहा था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का ना, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि देखो अब आपके लिए सिर्फ इतनी बात जहन में रखना काफी हो जाएगी कि देखो, एक होता है इनकम कमाई आपने, उस इनकम के ऊपर आप कितने पैसे कमाते हो उसका कुछ हिसाब गवर्नमेंट को जमा कराते हो, ये कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। सेल्स टैक्स इस किस्म का नहीं होता। सेल्स टैक्स बोलता है आप कमा रहे हो या नहीं कमा रहे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने खर्चा किया है, एक्सपेंस किया है, एक्सपेंडिचर किया है, तो मतलब आपने हमें टैक्स देना है, ठीक है। तो बिजनेस के ऊपर जो टैक्सेस लग रहे होते हैं ना, वो आपके ऊपर डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता, सेल्स टैक्स नहीं होता। तो टैक्सेबल इनकम असेस करने में अकाउंटिंग हेल्प करती है, बिल्कुल हेल्प करती है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि जब आप टैक्सेशन पढ़ोगे तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट के अंदर फर्क होता है, अकाउंटिंग में आने वाली इनकम और टैक्स के हिसाब से आने वाली इनकम में फर्क होता है। लेकिन अभी उतना डिटेल में हम जा नहीं रहे, हम बिल्कुल इसको सिंपल रखते हैं। हम ये मानते हैं कि अकाउंटिंग की ही इनकम ही टैक्स की इनकम है। तो जब आपने इनकम कमा ली तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स दो, तो ये टैक्स लायबिलिटी कहलाती है, ठीक है। तो टैक्सेबल इनकम कितनी है ये भी आपको अकाउंटिंग जनरेट करके बताती है, एसेस करके बताती है, और उसके ऊपर कितना टैक्स लाया जाएगा वो भी आपको अकाउंटिंग करके बता देती है। अच्छा जी, नंबर 6 पढ़ते हैं। To provide requisite information to different parties
जैसे ऑनर्स हुए, क्रेडिटर्स हुए, एम्प्लॉयज हुए, मैनेजमेंट हुई, गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स हुए, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हुए जैसे बैंक वगैरह इटीज। इसका क्या मतलब है? अगर आपके किसी स्टेक होल्डर को, स्टेक होल्डर कहते हैं बेटा ऐसे इंसान को जिसका कोई ना कोई स्टेक, कोई ना कोई फायदा, कोई ना कोई मुफाद हो आपकी कंपनी के अंदर, तो उनको जो है वो इंफॉर्मेशन अगर कोई चाहिए तो वो उनको रिक्वेजिट इंफॉर्मेशन, यानी वो इंफॉर्मेशन जो उनको चाहिए वो देने में भी अकाउंटिंग हेल्प करती है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी ऑनर्स को। सर ऑनर्स को कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? ऑनर को ये पता लगना चाहिए ना कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है। तो कहाँ से पता चलेगा? अकाउंटिंग करेंगे तो पता चल जाएगा। दूसरा ओनर को कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए? मेरे बिजनेस के अंदर असासे कितने हैं, मेरे बिजनेस के अंदर कर्जे कितने हैं, मेरे बिजनेस के अंदर इक्विटी यानी मेरा पैसा कितना है। तो ये ओनर को इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर अकाउंटिंग करोगे तो उसको मिल जाएगी। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कौन होते हैं सर? ऐसे लोग जो आपको कर्जा प्रोवाइड करते हैं। तो आप क्रेडिटर को उठा लें, और बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वैसे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर फर्क होता है, काम दोनों का एक ही होता है पैसों के लेन देन के हिसाब से। तो बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, या क्रेडिटर्स हो गए, ये वो लोग होते हैं जो आपको या तो कर्जे के ऊपर पैसा देते हैं या कर्जे के ऊपर चीजें देते हैं। अगर क्रेडिटर तो कर्जे के ऊपर चीजें देगा, आपको इन्वेंट्री देगा कर्जे के ऊपर, ठीक है। और बैंक है तो कर्जे के ऊपर लोन देता है, पैसे देता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपको पैसे देता है। इनका क्या स्टेक हो सकता है सर? इनका स्टेक ये हो सकता है कि अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट कमाता है तो आपके बिजनेस को लोन दिया जा सकता है या कर्जे के ऊपर चीजें दी जा सकती हैं। तो जब वो कर्जे के ऊपर चीजें देंगे या कर्जे के ऊपर लोन देंगे, तो अगर लोन दिया है तो इंटरेस्ट कमाएगा, तो बैंक के लिए फायदा। और क्रेडिटर्स अगर कर्जे के ऊपर चीजें देगा तो उसकी सेल हो जाएगी, उसको पता है कि यार ये मुझे इसका प्रॉफिट अच्छा खासा है, इसके एसेट्स भी हैं, तो ये मुझे बाद में पे कर देगा, तो मेरी तो सेल हो जाएगी, सेल हो जाएगी तो मुझे फायदा हो जाएगा, मतलब मेरी चीजें बिक जाएंगी। तो ये उसका स्टेक होता है। तो ये होते हैं स्टेक होल्डर। सर एम्प्लॉइज का स्टेक क्या होगा और मैनेजमेंट का स्टेक क्या होगा? एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट दोनों को इकट्ठा करके बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट भी एसएसजी के एम्प्लॉइज ही होते हैं। तो सर इनका स्टेक क्या होगा? अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है, अच्छे खासे असासे हैं उसके पास, कर्जे कम है उसके पास, इक्विटी बहुत ज्यादा है, यानी आपके लगाए हुए पैसे बहुत ज्यादा हैं, तो वो लोग उस कंपनी में काम करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ये कंपनी फ्यूचर में बंद नहीं होने वाली, ये कंपनी अच्छे बोनसेस प्रोवाइड कर सकती है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, उनका स्टेक क्या होगा कि अगर कंपनी अच्छी है, एसेट्स हैं उसके पास, प्रॉफिट वगैरह अच्छा कमाती है, तो हमें यहाँ पर काम कर लेना चाहिए। अच्छा गवर्नमेंट क्यों करेगी? गवर्नमेंट के लिए क्या फायदा है? अभी भी पढ़ के आ चुके हैं सर, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। तो अकाउंटिंग होगी तो आपको इनकम पता होगी, इनकम पता होगी तो आपको टैक्स पता होगा। सर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं, यानी ओनर्स समझ लीजिए, ठीक है। ये इन्वेस्टर वर्ड आपको अच्छा खासा तब समझ में आएगा जब आप कंपनी की अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। अभी तो हम कंपनी की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, तो अभी हमारे लिए इतना वो जहनशी करना जो है वो फजूल बात हो जाएगी। सर इन्वेस्टर्स का बिल्कुल वही स्टेक होता है जो कि ओनर्स का स्टेक होता है, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? अगर देखेंगे कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा है, तो क्या करेंगे? कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कंपनी के अंदर पैसा लगाएंगे। तो ये उनका स्टेक होता है। तो ये सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन, रिक्वेजिट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है डिफरेंट डिफरेंट लोगों को, वो कौन प्रोवाइड करेगा? अकाउंटिंग अगर आप करते हैं तो अकाउंटिंग प्रोवाइड करेगी, और ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव भी होता है कि ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ऑब्जेक्टिव वाला चीज तो हमारी हो गई क्लियर। तो हम इसको आके यहाँ पर फाइनलाइज करते हैं कि ये चीज हमारी खत्म हुई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, इसको बताने की नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। कैसे सर? देखिए क्या क्या फंक्शन है: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ये चार फंक्शन शुरू के देख लो आप। और आप आए हैं जो कि मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन एक्सप्लेन की है, अगर आप उसको गौर से देखें तो ये देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, और समराइजिंग, और इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग। तो ये चीजें तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं ना, तो दोबारा डिस्कस करने की क्या जरूरत है? आप जाएं लेक्चर नंबर 1 को रेफर करें और यहाँ से आपको बातें पता चल जाएंगी, ठीक है। लेकिन हाँ एक और है, एक और है इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हाँ आपके पास डिस्कस नहीं था डेफिनेशन के अंदर, तो इसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं। क्या कहता है? अकाउंटिंग इज आल्सो सर्व द इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट कलेक्ट्स एंड कम्युनिकेट इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन अबाउट एंटरप्राइज ऑफ वाइड रेंज इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। एक ऐसा सिस्टम है जो कि कलेक्ट करता है और कम्युनिकेट करता है ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि वाइड रेंज में इस्तेमाल हो सके, चाहे वो इंटरनल के लोगों के लिए इस्तेमाल हो सके, एक्सटर्नल के लोगों के लिए इस्तेमाल हो सके। ऐसा इंटरनल एक्सटर्नल समझ में नहीं आया। इंटरनल लोग वो जो कि आपकी कंपनी के अंदर काम करते हैं, उनका विद इन द कंपनी फायदा है। क्या कौन कौन से हो सकते हैं? एम्प्लॉइज, इंटरनल फायदा है। मैनेजमेंट के लोग कंपनी में अंदर काम करते हैं। ओनर्स कंपनी में अंदर काम करते हैं। और एक्सटर्नल कौन कौन है? सर गवर्नमेंट कंपनी के अंदर काम नहीं करती, लेकिन हाँ
अकाउंटिंग का फंक्शन है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक जो आपको कर्जा देंगे, क्रेडिटर्स जो आपको कर्जा देंगे। तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो यूजर्स होते हैं, लोग होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके लिए एक ऐसा सिस्टम है अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। अकाउंटिंग का ये फंक्शन है कि जिससे वो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और ये वाइड रेंज में इस्तेमाल हो सकती है। डन हो गया। ये तो बहुत आसान था फंक्शन में, क्योंकि चार बातें तो ऑलरेडी डेफिनेशन में हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन पांचवी बात को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग भी हमारे पास डन हुए। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और हमने तो दूसरा टॉपिक जो है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग खत्म कर दिया। अब हमारा तीसरा टॉपिक है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग के अंदर कौन से निजाम फॉलो किए जाते हैं। देखो, आपके पास अकाउंटिंग के अंदर दो सिस्टम फॉलो किए जा सकते हैं। पहला सिस्टम होता है कैश बेस अकाउंटिंग, दूसरा सिस्टम होता है अक्रूवल बेस अकाउंटिंग, और तीसरा है मिक्स। ये मिक्स वाला आज तक मैंने कभी देखा नहीं है, हो सकता है आगे चल के मेरी नजर से गुजरे, प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। लेकिन कैश बेस अकाउंटिंग मैंने देखा हुआ है और अक्रूवल बेस अकाउंटिंग हमने देखा हुआ है। और आप जो करते हैं ना बेटा, आप फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग, आप ये वाला सिस्टम फॉलो करते हैं, अक्रूवल बेस अकाउंटिंग वाला सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, टू वन आप फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि एक स्टेटमेंट बनती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के नाम से, वो आपके पास टॉपिक नहीं है, तो आप वन वाला नहीं करते, दूसरे वाला आप कर सकते हैं। ठीक है, और मिक्स वाला भी मेरे ख्याल नहीं है कि आप कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें दोनों चीजें चला सकें। ठीक है, क्योंकि ऐसा सिस्टम मैंने देखा नहीं है। बहरहाल खैर देख सकते हैं, अगर आ गया जहन में तो बता दूंगा आगे। स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले कैश बेस अकाउंटिंग। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के हिसाब से एक्चुअल कैश जो आपने रिसीव किया और एक्चुअल पेमेंट जो आपने पे किए हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे आप रिकॉर्ड करेंगे। और जितनी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हैं, सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होती हैं? जिनके बदले में कोई पैसा रिसीव नहीं हुआ। यानी हमारे पास दो किस्म की ट्रांजेक्शन हो सकती हैं सर, बिजनेस के अंदर दो किस्म की चीजें हो सकती हैं। या तो कुछ बिजनेस के अंदर हुआ है उसके बदले पैसे मिले, या तो कुछ बिजनेस के अंदर हुआ है उसके बदले में पैसे नहीं मिले। सर क्या मतलब क्या? देखो भाई, आप बेचते हो लैपटॉप्स, लैपटॉप बेचा, पैसे ले लिए, क्या कैश इन्वॉल्व हुआ? सर हाँ, कैश तो इन्वॉल्व हुआ। तो कौन सी ट्रांजेक्शन कहलाएगी? कैश बेस अकाउंटिंग कहलाएगी। क्यों? क्योंकि कैश रिसीव हुआ। अच्छा, आपने कुछ खरीदा और पैसे दे दिए, कैश पे कर दिया, कैश बेस अकाउंटिंग है या क्रेडिट बेस अकाउंटिंग है? सर कैश बेस अकाउंटिंग, क्योंकि पैसा गया। तो पैसा मिल रहा है या पैसा चला गया? अगर तो पैसा इन्वॉल्व है तो कैश बेस अकाउंटिंग। मतलब आप सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो जिसमें या तो पैसा आया है या तो पैसा गया है। वो ट्रांजेक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व ही नहीं हुआ उसको रिकॉर्ड ही ना करो। ये कौन कहता है? कैश बेस अकाउंटिंग कहती है। अब जरा आ जाओ, डिस्कस करते हैं सर, क्रेडिट ट्रांजेक्शन की एग्जांपल भी बता दें। भाई कर्जे के ऊपर चीजें लेना या कर्जे के ऊपर चीजें बेचना। आप लैपटॉप बेचते हो, आपका एक दोस्त आता है आपको बोलता है यार मुझे लैपटॉप अभी चाहिए, पैसे मैं दूंगा 3 महीने बाद। तो कैश बेस अकाउंटिंग क्या कहती है? जो कैश में लोगे वही रिकॉर्ड करोगे। आपने दोस्त को लैपटॉप दे दिया, बदले में पैसे नहीं लिए, पैसे हो जाएगा 3 महीने के बाद, तो क्या कैश आया? नहीं आया। तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन कहलाएगी? क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाएगी। कौन सी ट्रांजेक्शन कहलाएगी? क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाएगी। अब मेरा छोटा सा सवाल, कैश बेस अकाउंटिंग में क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसमें कैश इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। ठीक है, अक्रूवल बेस्ड सिस्टम क्या कहता है? अक्रूवल सिस्टम ये कहता है कि ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस पर्टेनिंग टू द स्पेसिफिक पीरियड, वेदर इन कैश और क्रेडिट इन नेचर, रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये बस खास बात है याद रखने की, बाकी सारी चीजें इजाफी डिस्कशन है। ठीक है, नीचे खुद ही पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएंगी बातें। अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग क्या कहती है? अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग ये कहती है कि मेरी बात सुनो भाई, अगर तो कैश में मिला तब भी ठीक, अगर कैश में नहीं मिला तब भी ठीक, दोनों को रिकॉर्ड करो जिस साल में चीजें हुई हैं। अब मैं इसकी एग्जाम्पल के तौर पे बात करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप उम्मीद करता हूँ कि आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक मिस्टर ए हैं और वो हमसे चीजें खरीद रहे हैं कोई 10,000 की। ठीक है, अच्छा केस वन बनाते हैं। और केस वन ये है कि मिस्टर ए ने मुझे पैसे दिए, और जिस वक्त मिस्टर ए ने मुझे पैसे दिए उसी वक्त मैंने उसे चीजें दे दी। ठीक है, ये साल चल रहा है 2023। ठीक है, अच्छा मिस्टर ए ने क्या किया? मुझे पैसे दिए, मैंने कैश रिसीव किया, और मैंने उसको बदले में चीजें दे दी जो मुझे उसको प्रोवाइड करनी थी। पहले मुझे ये बताओ, कैश बेस अकाउंटिंग क्रेडिट बेस अकाउंटिंग, मतलब सॉरी, कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? सर कैश ट्रांजेक्शन है। क्यों? क्योंकि कैश आया है, पैसे उसी वक्त दे दिए उसने।
अच्छा, अब मैं चलता हूँ कैश बेस अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैश बेस। मैं माउस से लिख रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा जी, मैंने लिखा सर कैश बेस। क्या ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए? यस सर, होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कैश हुआ है। चलो एक और ट्रांजेक्शन लेकर आते हैं मिस्टर बी की। मिस्टर बी कह रहा है भाई मुझे चाहिए कोई 5,000 की चीजें। ठीक है, और ये 5,000 की चीजें आपने मुझे दे दो दी, लेकिन पैसे में दूंगा 2024 के अंदर। पैसे में दूंगा 2024 के अंदर। ठीक है। अच्छा, ये खरीदा इसने 2023 में है, लेकिन पैसे देगा 2024 के अंदर। मुझे पहले बताओ, कैश ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन? सर ये तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, पैसा ना आया ना गया, तो पैसे की लेन देन नहीं है, तो कौन सी वाली ट्रांजेक्शन कहलाती है? सर ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाती है, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। सर क्रेडिट। अच्छा, अगर तो मैं कैश बेस अकाउंटिंग फॉलो करता हूँ, ये आगे दोबारा यहाँ पर, क्या ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा? जवाब है नहीं करूंगा। क्योंकि सर कैश तो आया ही नहीं ना, ना कैश गया। और कैश बेस अकाउंटिंग क्या कहती है कि आप या तो कैश रिसीव करो या तो कैश पे करो, वही रिकॉर्ड करना है, इसके अलावा कुछ रिकॉर्ड नहीं करना। तो क्या ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी? नहीं सर, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। चलो, अच्छा, इसने 2024 में मुझे पैसे दे दिए। इसने 2024 में मुझे पैसे दे दिए। दोबारा आते हैं कैश बेस अकाउंटिंग के अंदर। क्या अब ये रिकॉर्ड होगा? सर हाँ, अब रिकॉर्ड होगा, क्योंकि 2024 के अंदर पैसा आया, और कैश बेस अकाउंटिंग कहती है कि जब पैसा मिले या पैसा जाए तब रिकॉर्ड करना है, तो 2024 के अंदर रिकॉर्ड होगी। पर मेरा रुक के एक सवाल, यार ये ट्रांजेक्शन हुई कब है? 23 में या 24 में? बी ने चीजें खरीदी कब है? सर 23 में। यार तुम रिकॉर्ड कब कर रहे हो? सर 24 में। अत्याचार नहीं है, जुल्म नहीं है? सर है। इसी चीज की वजह से आया अक्रूवल बेस अकाउंटिंग। अक्रूवल बेस अकाउंटिंग ने कहा कि जिस पीरियड का, जिस साल का जो खर्चा हो या जो एक्सपेंस हो, चाहे उसके लिए पैसे मिले हो चाहे उसके लिए पैसे ना मिले हो, वो उसी वक्त रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। वो उसी वक्त रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। तो जब मैं अक्रूवल बेस अकाउंटिंग की बात करूंगा, ये देखो ये आ गई अक्रूवल बेस अकाउंटिंग। तो मिस्टर ए वाली ट्रांजेक्शन 10,000 वाली लेकर आते हैं, क्या वो रिकॉर्ड होगी? हाँ होगी, क्योंकि अक्रूवल बेस क्या कहती है? चाहे कैश में मिले चाहे कैश में ना मिले, रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो कैश में मिला, रिकॉर्ड होने चाहिए। चलो भाई, ये बी वाली ट्रांजेक्शन लेकर आते हैं जो कि क्रेडिट में हुई है। क्या ये रिकॉर्ड होगी नहीं होगी अक्रूवल बेस अकाउंटिंग के अंदर? बताएं। सर हाँ होगी, क्योंकि अक्रूवल बेस अकाउंटिंग क्या कहती है? चाहे कैश मिला चाहे कैश ना मिला, अगर ये 2023 के अंदर तुमने बेची हैं चीजें बी को, भले पैसे वो 24 में दे रहा है, तो तुम्हें रिकॉर्ड 23 में करना है, क्योंकि 24 में नहीं करना। तो फिर जब सर 24 में ये कैश पैसे पे करेगा, ये अक्रूवल बेस अकाउंटिंग में आ गए हम दोबारा से। ठीक है ना, कि बी ने क्या किया, 2024 में मुझे पैसे दे दिए। तो सर जब 2024 में मुझे बी पैसे देगा, तो क्या तब मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए? सोचो। चलो, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपने एक आंसर अपने दिमाग में सोचा होगा। मैं जवाब देने जा रहा हूँ, जवाब है नहीं। 2024 में इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब पैसे मिले। हाँ, पैसे मिलने को रिकॉर्ड जरूर करेंगे, लेकिन इनकम 2024 में नहीं बनाएंगे। इनकम ऑलरेडी हम 2023 में इसको बना चुके हैं। अच्छा, अब ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है मेरा बच्चा, ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिखाऊंगा कि कैश बेस अकाउंटिंग में एंट्री क्या बनती है, क्रेडिट बेस अकाउंटिंग में एंट्री क्या बनती है, और 24 में एंट्री जाकर क्या बनेगी। एंट्री रिकॉर्ड होगी, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये पैसे मिलना रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि पैसे मिले हैं। मैं पैसे रिकॉर्ड करने की बात नहीं कर, मैं बोल रहा हूँ इनकम नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, तो इस चीज को में फर्क करिएगा। क्योंकि इनकम हम ऑलरेडी बना चुके हैं, हमने चीजें बेची बी को कब, 2023 में, तो हमने इनकम 2023 में बना दी। पैसों का मिलना रिकॉर्ड करेंगे 24 के अंदर, इनकम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बस इस बात को ध्यान में रखना। अब अगर अभी भी ये बात समझ में नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, आगे चल के जब एंट्रीज बनाना सीखेंगे वहां पर चीजें क्लियर हो जाएंगी। डन हो गया। अब चलते हैं मिक्स सिस्टम के अंदर। क्या कहता है? कॉम्बिनेशन है किसका? कैश बेस का और accrual बेस का। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम सम रिकॉर्ड आर केप्ट ऑन कैश बेसिस एंड सम आर रिकॉर्ड ऑन accrual बेसिस। कुछ कैश पे रिकॉर्ड करो, कुछ accrual पे रिकॉर्ड करो। मेरे ख्याल में ये accrual का ही दूसरा नाम इन्होंने मिक्स कर दिया, क्योंकि accrual में देखो कैश बेस भी रिकॉर्ड हो रही है और क्रेडिट बेस भी रिकॉर्ड हो रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अलग से कोई सा सिस्टम मैंने देखा हो कि मिक्स सिस्टम हो। लेकिन जितना मेरा अंदाजा है, क्योंकि देखो accrual क्या कहती है, कैश मिला हो या कैश ना मिला हो आपने रिकॉर्ड करना है। और ये भी क्या कहती है, कुछ कैश में रिकॉर्ड करना है और कुछ अक्रूवल पे रिकॉर्ड करना है। तो मेरा ख्याल है कि मिक्स जो है वो अक्रूवल का दूसरा दूसरा ही नाम है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने तो सिर्फ दो सिस्टम देखे हैं, कैश बेस सिस्टम, अक्रूवल बेस सिस्टम। ये मिक्स सिस्टम कुछ नाम की कोई चीज मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में भी नहीं देखी।
तो अक्रूवल का दूसरा नाम ही मिक्स सिस्टम हो सकता है, लेकिन अगर आपकी बुक में उन्होंने दिया हुआ है तो मैं डेफिनेटली बुक को ही फॉलो करूंगा और मैं बताऊंगा। प्रैक्टिकल लाइफ में अक्रूवल बेस और कैश बेस सिस्टम ही होते हैं, इनके अलावा कोई सिस्टम नहीं होता। और फॉलो कौन सा सिस्टम होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोनों सिस्टम फॉलो होते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ज्यादातर ये सिस्टम फॉलो किया जाता है, लेकिन जब आप अलग से एक स्टेटमेंट बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, तब आप ये वाली चीज बनाते हो। ठीक है, ये वाली अकाउंटिंग फॉलो करते हो, कैश बेस अकाउंटिंग फॉलो करते हो। ठीक है, उसका एक छोटा सा रीजन होगा, जब वो टॉपिक आपके पास फ्यूचर में जब आप बीबीए एमबीए या किसी बड़ी एजुकेशन लेवल के ऊपर जाएंगे तो आपको वहां से पता चल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो बात समझ में आ गई है। हमने तीसरा टॉपिक भी यहाँ पर अब कर दिया खत्म। अच्छा जी, कोई भी सवाल हो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, डेफिनेटली कोई मसला मसाइल है ही नहीं उसके लिए तो। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज और दुआ में याद।